सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में। और सर इस लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर 5 को जो है अच्छे से शुरू करेंगे। अगर आपको याद रहेगा तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 4 इंटायर चैप्टर 4 का रिवीजन किया था। और उसके बाद अपने थोड़ा सा जस्ट एक टच किया था चैप्टर 5 को, समझा था चैप्टर 5 के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। लाइक चैप्टर 5 के बारे में अगर मैं तुमको डिटेल में बताऊँ ना, थोड़ा सा मिक्स मिक्स वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा मिक्स वाला पार्ट है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी, मेनली यहाँ पे स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रैटेजी जो तुमने इम्प्लीमेंट की है उसके आउटकम जो आ रहे हैं वो क्या तुमको जो चाहिए थे, जो तुम्हारा डिज़ायर्ड आउटकम है वो है कि नहीं, वो तुमको देखना है। अगर तुमको लग रहा है करके यार ये स्ट्रैटेजी का जो आउटकम है वो जिस जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं है, तो थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंज कैसे लेना उसके बारे में हम लोग चीज़ें देखेंगे, है ना। अगर आपका कुछ आपको ऐसे लग रहा है कि आपके कुछ स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसका, अपन जब बिज़नेस करते हैं तो अपना बिज़नेस का एक कल्चर रहता है, अपना एक इन्वायरमेंट रहता है ना। तो वो अगर अपने को लग रहा है प्रॉब्लमेटिक है, कुछ दिक्कत है उसके अंदर, वो सही नहीं है, अपने अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा अपन को चाहिए वैसा नहीं है, तो उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 के अंदर मेजरली डिस्कस करने वाले। यहाँ पे बार बार एक जगह, हर जगह वर्ड आएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटली हम लोग उसको कैसे करेंगे। लेकिन बस तो नाम में ही डिजिटल है, जो कंटेंट है ना उसके अंदर कुछ डिजिटल का कुछ संबंध ही नहीं रहेगा। तो इधर चैप्टर 5 पे एक बात याद रखना, हेडिंग पे मत जाना। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, सारा कुछ अपन इसमें समझेंगे चैप्टर 5 के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत तुमको लगेगी यार हेडिंग कुछ और है, आंसर कुछ और है। वो डिजिटल एक वर्ड है ना, हेडिंग में ये लोग डाल देंगे, क्वेश्चन में ये लोग डाल देंगे, लेकिन आंसर में किधर भी नहीं डालेंगे। वो जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। अभी तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो तुमको पता नहीं है, जस्ट एक मैं तुमको चीज़ बता रहा हूँ। तो चैप्टर 5 मोर ओवर सिर्फ अपना जो नाम है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन, वो अपना बेसिक अपने को चीज़ देखना है कि यार अपन स्ट्रैटेजी को जो है इंप्लीमेंट करेंगे, जो अपने को आउटकम्स उससे मिलते हैं स्ट्रैटेजी से, क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है, क्या वो हम लोग जो डिज़ायर कर रहे थे वही हमको आउटकम है नहीं है। ये चीज़ें अपने को जो है पता करने के लिए मिलेगी, है ना। और उसके हिसाब से अगर हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं है, जो आउटकम आ रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर अपने को उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे, वो भी इसके अंदर अपन समझेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने चैप्टर 5 को आखिर में थोड़ा सा एक 5-1 मिनट टच किया था, जिसके अंदर अपन ने अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस देखा था। बेसिक सा प्रोसेस रहता है, विजन मिशन बनाओ, फिर एनालिसिस करो, इन्वायरमेंटल की एनालिसिस करो, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करो, है ना। स्ट्रैटेजी को एक फॉर्मुलेट करो, इन्वायरमेंट को समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद इवेल्यूएशन करो। तो अभी अपन कौन से पार्ट पे आ चुके हैं, अभी अपन जो है पीछे अपन सारी चीज़ें देख चुके हैं, विजन मिशन क्या होता है, एनवायरनमेंट के एनालिसिस अपन समझ चुके हैं, है ना। अब अपन जो है इस ये सारे स्टेजेस को देखने वाले कि अपन जो है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन वाले स्टेज को देखने वाले। स्ट्रैटेजी भी अपन ने काफ़ी सारी देख ली अपना, अपन ने देखा चैप्टर 4 के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस अपन ने देखी उधर वहाँ पे, है ना। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपन ने देखी। तो अपने अकॉर्डिंगली अपने को जो स्ट्रैटेजी पसंद आती है वो अपन चूज़ करेंगे, है ना। अपने लिया कि अपने को ये मतलब उसके हिसाब से अपन उस स्ट्रेटेजी को पिक करेंगे अपने बिजनेस को देखते हुए, और उसको फाइनली अपने को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और उसका जो इम्प्लीमेंट करने के बाद आउटकम आएगा उसको अपने को क्या करना है, इवेल्यूएट वगैरह करना है। तो मेजरली चैप्टर 5 के अंदर यही अपने जो है डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है सर। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन वाले पार्ट को अपन आज के लेक्चर में शुरू कर रहे हैं सर। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन वाले पार्ट को अपन लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर में। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, एक मिनट हाईलाइटर ले लेता हूँ। हाँ, प्लानिंग entails choosing what has to be done in the future, today, next week, next month, next year, over the next couple of years, and creating action plans. प्लानिंग आप क्यों करते हो, बेसिकली आप आपकी एक स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हो, ताकि आप जो है अच्छे से काम कर सको, है ना। एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं करें अपन, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने के लिए अपन जो है स्ट्रैटेजी बनाते, अपन चीज़ों को प्लान करते, ताकि अपने को जो है अपना जो टाइम का ट्रैक है वो अपने को पता लगे कि कितना टाइम अपने को लग रहा है उस चीज़ को कंप्लीट करने में, उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में, है ना। उसके बाद सर आपका जो भी गोल्स वगैरह है वो आप आपके विद इन द टाइम अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपके स्पेसिफिक टारगेट्स है वो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अचीव। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान करना पड़ता है, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है कि आप कैसे कब कौन सा काम करने वाले हो ये आपको पता रहे, है ना। एन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज एडिक्वेट प्लानिंग। चूजिंग अ पाथ ऑफ एक्शन टू अचीव डिफाइंड गोल्स इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। आपने कौन सा पाथ चुनना है, कौन से रास्ते पे आपने चलना है, और कैसे चल के आपने उस रास्ते को जो है चल करके उस रास्ते पे आपने उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो आप आपकी प्लानिंग से कर पाओगे। द गेम प्लान दैट रियली डायरेक्ट्स द कंपनी टुवर्ड सक्सेस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी।
कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बेसिकली अगर आप देखते हो, कोई भी गेम देखते हो, कोई भी गेम अगर आप खेलने उतरते हो, क्रिकेट खेलने उतरते हो, तो क्रिकेट में भी अपन देखते हैं यार टीम स्ट्रैटेजी बनाती है पहले कि यार अपन कैसे खेलेंगे। पिच रिपोर्ट आती है, पिच को आप एनालाइज करते हो कि पिच कैसी है भाई, स्पिनर ज़्यादा यहाँ पे अच्छे जो है यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे या फिर फास्ट बॉलर्स कर पाएंगे, है ना। बैटिंग में बाउंड्री कौन सी साइड छोटी है, कौन सी साइड पे जो है, कौन सी साइड से विंड आपका जो है चल रहा है ना। कैसे अपने को जो है बॉलिंग करना है, कौन से बैट्समैन का क्या वीक एरिया है, वहाँ पे अपने को बॉल डालना है ना। क्रैक्स किधर है आपके पिच पे, तो उस क्रैक को हिट करके अपने को बॉल का और बाउंस मिलेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप जो है आप देखते हो, ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हो, उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि यार ये बैट्समैन के अगेंस्ट ऐसी बॉलें डाली जाइए, ऐसी फील्ड लगाई जाइए। सारी स्ट्रैटेजी आपकी पूरी बनती है और उसके बाद ही आप एक गेम को जीत पाते हो, है ना। आप ऐसे ही जाकर के नहीं मुंह उठा करके आप जाके मैच खेलने के लिए शुरू कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, थोड़ी एनालिसिस करने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि आप पीछे के अपने जितने भी चैप्टर्स अपन ने देखे उनके नाम भी देखो। तो यार सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन लिया, उसके अंदर विजन मिशन वो सारी चीज़ें अपन ने समझी। उसके बाद अपन ने जो है अपने एनालिसिस करने शुरू किए। पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, फिर उसके बाद अपन ने अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखी कि क्या क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपन जो है अपना सकते हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस अपन ने देखे वहाँ पे, है ना। और उसके बाद फाइनली अब अपन जो है उस स्ट्रैटेजी को जो भी अपन पीछे चॉइस करके आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको उसके बाद का जो भी आउटकम रहेगा उसको इवेल्युएट करेंगे। प्लानिंग में भी ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक, आप जो है दो तरीके से यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑपरेशनल प्लानिंग भी कर सकते हो और आप यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी कर सकते हो। सीनियर मैनेजमेंट डेवलप स्ट्रैटेजिक प्लान्स फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जैसे कि अपने को पता है सर, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, अगर आपको याद आ रहेगा चैप्टर 1 में जाना, चैप्टर 1 में जाकर के देखना आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के रोल क्या है। मेरे को लगता है सितंबर 24 या फिर जनवरी 25 वाले अटेम्प्ट में रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर स्ट्रेट अप ये क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उस वाले क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से जो है यहाँ पे देख के जाना सर। उस वाले चैप्टर के अंदर आप देखोगे एक इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिला था अपने को, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। उसके अंदर अपन ने जो है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के दो रोल देखे थे कि स्ट्रैटेजी भी वही बनाएगा और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट भी वही करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सीनियर मैनेजमेंट है, यानी कि आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो भी रहेगा, जो भी टॉप लेवल पे जाकर के बैठा हुआ है, सीईओ हो गया जैसे कि आप, क्या वो क्या करेगा आपके लिए, जो है आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएगा, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेगा, समझेगा क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो है यहाँ पे नीड्स है ना, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है, वो सारी चीज़ें देखते हुए वो क्या करेगा, एक स्ट्रैटेजी बनाएगा। दे इन्वॉल्व गैदरिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपको ये बात भी पता है, एक और एक उसका ये भी रोल रहता है कि वो जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं अमंग द डिफरेंट बिजनेस वो क्या करेगा, अलोकेट करेगा, है ना। दे इन्वॉल्व गैदरिंग, ये अपन पॉइंट देख लिया। बट ऑपरेशनल प्लान्स ऑन द अदर हैंड आर मेड एट द मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो आपका सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रैटेजिक प्लान बना रहा है ना, वो आपका स्ट्रैटेजिक प्लान बना रहा है। अब स्ट्रैटेजिक प्लान और आपका जो ऑपरेशनल प्लान है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप नीचे देखोगे तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर हम लोग चीज़ें समझेंगे, बट मोटा मोटी ऊपर से आपको ये समझना है जो आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जो आपका स्ट्रैटेजिक प्लान है वो कौन बनाएगा सर, वो आपका बनाएगा सीनियर मैनेजमेंट, आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, है ना। और आपका जो ऑपरेशनल प्लान है, स्ट्रैटेजिक प्लान बेसिकली आपका जो है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे चलेगा, है ना, किस तरीके से वो चलेगा, किस डायरेक्शन में वो जाएगा, वो सारी चीज़ें हो गई। ऑपरेशनल प्लानिंग होगा कि यार अपन ने एक यहाँ पे कमांड जो है अपने जो आपके बिजनेस लेवल हो गया, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हो गए, उनको जो अपने जो मिडिल लेवल पे आ रहे हैं उनको अपन ने पास ऑन कर दिया कि भाई अपने को ये काम करने का है ना। अब वो काम कैसे करना है वो उसके लिए वो प्लानिंग करेंगे, अपने ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट करना है वो लोग वो प्लान करेंगे। जैसे कि अभी फंक्शनल लेवल मैनेजर हो गया, सी फॉर एग्जांपल आपका जो है यहाँ पे अपन ले लेते हैं एचआर मैनेजर होगा, एचआर का मैनेजर होगा, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर हो गया, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो गया, है ना, या फिर आपका जो है यहाँ पे मार्केटिंग का हेड हो गया। अपने अलग अलग फंक्शन है, फाइनेंस हो गया या फिर आपका एचआर हो गया या फिर आपका मार्केटिंग हो गया, है ना, सेल्स हो गया, ये सब आपके अलग अलग फंक्शन है। ये अलग अलग फंक्शन के आपके अलग अलग मैनेजर है। अब आप इनको पता है इनका टास्क क्या है। अगर मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर को पता है उसका टास्क है, उसने अच्छे से मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट्स करनी है, क्या तरीके रहेंगे मार्केटिंग के, वो सारी वही चीज़ें डिसाइड करेगा। तो ये उसका ऑपरेशन है ना, उसका काम है ना कि यार उसको जो है मार्केटिंग रिलेटेड काम देखना है, तो उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी कौन बनाएगा, वही बनाएगा। थोड़ा ना कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर उसको स्ट्रैटेजी बना के देगा कि ये मार्केटिंग वाले मैनेजर मैं तो स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूँ, तो चुपचाप इसको इंप्लीमेंट कर, ऐसा नहीं होगा ना। समझ रहे हो तुम लोग। तो जो आपका यहाँ पे जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो कौन करेगा, आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, जिनके अलग अलग फंक्शन है। अब मार्केटिंग का मैनेजर है तो वो मार्केटिंग का मैनेजर है किसके लिए, ताकि मार्केटिंग के रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बना सके और उसको इंप्लीमेंट करवा सके अपनी टीम से, है ना। उसको थोड़ा ना कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर स्ट्रैटेजी बना के देगा। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का काम क्या था कि भैया एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर ढूंढ के ला करके उसको हायर करना। उन्होंने अपना हायर करके उसको रख दिया कि भैया ये हमारा बिजनेस का गोल है, ये हमारा मिशन है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंगली हमको हमारा ये प्रोडक्ट है, बेच इसको, मार्केट कर इसको, है ना, इसको अच्छे से मार्केट कर। अब मार्केट कैसे करना वो स्ट्रैटेजी तो मार्केटिंग का मैनेजर ही बताएगा ना,
तो उसका ऑपरेशन है ना, वो उसका टास्क है, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कौन करेगा? वही करेगा, वही बंदा करेगा, अपनी टीम बनाएगा, अपनी टीम के साथ बैठ करके उसने डिसीजन ले लेना, मार्केटिंग के हेड नहीं आप डिसीजन ले लें, वहीं पे उसने बैठ के ऑपरेशनल प्लानिंग करनी है। समझ रहे हो आप लोग? तो ऑपरेशनल प्लानिंग कौन कर रहा है? आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, जो कि आपके मिडिल लेवल पे आ रहे हैं, है ना, आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर्स वो आप आपकी जो है यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आपके मिडिल लेवल पे आ रहे हैं। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बैठ के क्या करेगा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अपने मिशन विजन ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट करेगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगा कि भैया डाइवर्सिफिकेशन करना है, अपने को इंटेंसिफिकेशन करना है, अपन ने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है, अपन ने एक्सपांशन स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है, अपन ने टर्न अराउंड करना है। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गई, है ना। ये सारी आपकी चीज़ें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी कि अपन ने डाइवर्सिफिकेशन करना है, कौन सा डाइवर्सिफिकेशन करना है, कॉन्ग्लोमेरेट करना है, कॉन्सेंट्रिक करना है, कौन सा डाइवर्सिफिकेशन करना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? तो ये आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर लेता है ना। मार्केटिंग वाले चीज़ें, मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग वाली प्लानिंग, मार्केटिंग वाले फंक्शन के लिए सारी चीज़ें कौन देखा? मार्केटिंग का हेड देखा, वो उसका ऑपरेशन है ना। तो अपने ऑपरेशन प्लानिंग कौन करेगा? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये बात आपको समझनी थी। दे इन्वॉल्व गैदरिंग एंड, ये अपन देख चुके हैं। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक ऑन हाउ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इफेक्टिवली टू अचीव द गोल्स। रिसोर्सेज आपका जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है ना, जो आपका सीनियर मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा? बोलेगा भैया ये रिसोर्स का पूल है, ये सारे रिसोर्सेज है, ये सारे रिसोर्सेज मार्केटिंग के मैनेजर तू इसको यूज कर सकता है। कैसे यूज करना, कितना यूज करना, है ना, मैंने तेरे को अलोकेट करके दे दिया। से फॉर एग्जाम्पल अपने घर में, अभी आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। या मान लो आप आपके घर में हो, आपके मान लो आपस में 3-4 भाई बहन है, हाँ 3-4 भाई बहन है, मम्मी है, तो मम्मी 3-4 भाई बहनों को आपस में जो भी रहेंगे उसके 3-4 जितने भी बच्चे रहेंगे उसको खाना दे रही है, प्लेट में खाना डाल के दे रही है। तो मम्मी को पता है ना कौन से बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना खाता है, तो मम्मी उतने हिसाब से प्लेट में खाना डाल देती है। अब तेरे को जब खाना जैसे खाना तू खा, है ना, उसको जैसे खाना है, ऐसे खाना है, लेफ्ट हैंड से खाना है, राइट हैंड से खाना है ना, डायरेक्ट उसके अंदर मुंह डाल के खाना है, वो तेरे ऊपर है। मम्मी ने क्या कर दिया? मम्मी ने रिसोर्स अलोकेट कर दिया, खाना तेरे को जितना मिलना था उतना उतना तेरे को दे दिया, एक भाई को दे दिया, दूसरे भाई को भी उतना खाना जिसके उतना हिस्से उसके हिस्से में जाना था उतना दे दिया। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर भी क्या करेगा? उसके पास बहुत सारे रिसोर्स है ना, उसके पास बहुत सारे रिसोर्स है, उसके पास काफ़ी सारे फंक्शन है, काफ़ी सारे फंक्शन लेवल मैनेजर्स है, HR, फाइनेंस, ये मार्केटिंग, वो अपने रिसोर्सेज जो है अपने हिसाब से जितना उसको लगता है उतना देते जाएगा इन सारे फंक्शंस को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी रहेगा, वो सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको अपना सारा जो रिसोर्स है वो बांटते जाएगा। एक बार बढ़ गया, अब तुमको उसको कैसे यूज़ करना है ना, तुम्हारे फर्दर ऑपरेशंस में तुमको कैसे उसको यूज़ करना है वो तुम्हारा कॉल है, वो तुम देखो, है ना। अपने गोल्स तुमको बता दिए मैंने, ये तुम्हारे गोल्स है, तुम्हारे टारगेट्स है, उसको कैसे अचीव करना, कैसे उस रिसोर्स को यूज़ करना, वो तुम्हारा काम है। कॉर्पोरेट लेवल ना उनको अपने इसमें जो है जितने भी रिसोर्स थे वो बांट दिए, है ना। तो यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझना, है ना। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है आपकी, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो गई। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, आपके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड आपके ऑपरेशनल प्लानिंग। अपना मेन मुद्दा है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग को लेकर के, उसके डिफरेंशिएशन के बीच में है, तो उसको अपन जो है यहाँ पे समझते हैं। एक आपकी हो गई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दूसरी आपकी हो गई ऑपरेशनल प्लानिंग, है ना। अब अपन समझेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपके ऑपरेशनल प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। सबसे पहले अपन आते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या करती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शेप करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को एंड उसके रिसोर्स को। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? डाइवर्सिफिकेशन करेगी। ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अपनाएगी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है सर? आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे काम करने वाली है ये अपने को पता लग रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्सपांशन स्ट्रेटजी की तरफ जा रही है, यानी कि काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच है उसका, एकदम एग्रेसिव तरीके से वो काम करने वाली है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की तरफ जा रही है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे पैसिव रहना चाहती है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना चाहती है, सेफ स्ट्रैटेजी, सेफ, उसको रिस्क नहीं चाहिए इतना, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का कैसा अप्रोच रहेगा, वो आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा। और कैसे आप रिसोर्सेज जो है अलोकेट करोगे। अगर आप जो है यहाँ पे एक्सपांशन की तरफ जा रहे हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में रिसोर्स को यहाँ पे जो है अलोकेशन करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको रिसोर्स का कंजम्पशन जो है लगेगा, है ना। आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आपके कंज्यूम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये अगर आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हो तो रिसोर्सेज उतने यूज़ नहीं होंगे, कम यूज़ होंगे, है ना, ज़्यादा रैपिडली एकदम आपके रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप मिल रहा है, कौन सा अप्रोच है, क्या किस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन ने जाना चाहिए, वो अपने को समझ में आता है। शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शेप करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, क्या अप्रोच रहेगा, कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करने हैं, वो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी इधर स्टेबिलिटी और एक्सपांशन, वो उसके हिसाब से आप आपकी रिसोर्सेज जो है आप एलोकेट करोगे सर। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है सर? ऑपरेशनल
ऑपरेशनल प्लानिंग डील करता है आपके करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज के। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का क्या काम है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का काम है अपने रिसोर्सेज को बांटना अमंग योर वेरियस फंक्शंस, अपना अमंग द वेरियस फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, है ना। कॉर्पोरेट लेवल ने अपने क्या कर लिया, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने अपने यहाँ पे सीईओ ने क्या कर दिया, जितने भी रिसोर्सेज है सब अपने फंक्शंस के अंदर बांट दिए। अब उस रिसोर्स को कैसे यूज करना वो किसका काम है, आपका ऑपरेशनल लेवल मैनेजर का काम है, जो कि फंक्शनल लेवल मैनेजर है। मिडिल लेवल पे जो आपके लोग आ रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं, एग्जांपल भी मैंने आपको दिया। जैसे कि आपका मार्केटिंग का आपका एक फंक्शन है, मार्केटिंग मैनेजर का जो भी रहेगा, मार्केटिंग का हेड रहेगा, उसको अपने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, रिसोर्स उसके हाथ में थमा दिया कि भैया ये तेरे फंक्शन का रिसोर्सेज है, इसके हिसाब से तू तेरे ऑपरेशन को देख, कैसे तेरे को यूज करना है वो तू देख, है ना। तो रिसोर्स का डिप्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें कि रिसोर्स को कैसे कहाँ डिप्लॉय करना है, कैसे उसको यूज करना है ना, वो आपका जो है आपके ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आता है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर ये आता है कि यार कौन से फंक्शन को कितना यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे रिसोर्स देना है, कैसे अपने अपने रिसोर्सेज को जो है यहाँ पे जो है बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको यूज करना है, उसका कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, वो आपके फंक्शनल का काम है, यानी कि आपके ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है सर। उसके बाद सर आपका आता है सर अगला पॉइंट, असेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। अगर अपन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपका जो है आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का जो है यहाँ पे असेसमेंट करता है, क्या है आपका इन्वायरमेंट कैसा है ना, आपके इन्वायरमेंट को जो है देखेगा वो। अभी आपको कोई आपके मतलब अगर आपको आपका जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है उसको जो है यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि यार अपन ने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी करनी है या फिर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी करनी है ना। उसके बाद दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पर वो अपने इन्वायरमेंट को देखेगा। इन्वायरमेंट अगर स्टैटिक है ना, इन्वायरमेंट स्टेबल है तो जाएगा एक्सपेंशन की तरफ, है ना। अगर मतलब देख रहा है ना उसको कि यार इन्वायरमेंट में इतना खतरा नहीं है, रिस्क कम है, स्टेबल इन्वायरमेंट है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर दिक्कतें नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा यहाँ पे आपके एक्सपेंशन की तरफ। अगर आपका रिलेटिवली अगर आपको दिख रहा है आपका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत सारे उसके अंदर जो है यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ पे नीचे ऊपर जा रही है, तो वो कोशिश करेगा कि यार अपन यहाँ पे स्टेबल तरीके से आगे मूव करे। ज़्यादा अपने मतलब उसको दिख रहा है कि यार अगर अपन इस इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपांड करेंगे तो अपने ऊपर खतरा है, तो वो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की तरफ जाना पसंद करेगा। और अगर उसको दूसरे हैंड पे एक ऐसा एनवायरनमेंट दिख रहा है जिसके अंदर जो है यहाँ पे उसको दिख रहा है करके यार एक्सपांशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना, यहाँ पर जो है यहाँ पे कंपटीशन मेरा वीक पड़ रहा है, मैं उसको अक्वायर कर सकता हूँ, तो वैसे सिचुएशन दिख रहा है, तो वैसी इन्वायरमेंट को मतलब बेसिकली अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है, और उसके हिसाब से जो है आगे जो है चीज़ों को जो है यहाँ पे डील कर रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर में। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर में क्या हो रहा है, तो ऑपरेशनल प्लानिंग डिप्लॉयज डेवलप्स टैटिक्स रेदर देन स्ट्रैटेजी। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, आप तरीके ढूंढते हो कि किस तरीकों से मैं जो है यहाँ पे फाइट बैक करूँ, किस तरीकों से मेरे को जो है मेरे को ऊपर से ऑर्डर आ गया रहेगा कि भैया अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये नए प्रोडक्ट को अपने को जो है एकदम एग्रेसिव तरीके से जो है यहाँ पे मार्केट करना है। अपने को ऊपर से यहाँ पे आ गया ऑर्डर कि यार अपना जो है एग्रेसिव स्ट्रैटेजी रहने वाली है ना, अपने को ऊपर से ऑर्डर आ गया कि एकदम एग्रेसिव जाने का है ना, एकदम एग्रेसिव जाने का। अब अपन ने कैसा एग्रेशन पोर्ट्रे करने का, कौन से अपने टैक्टिक्स रहेंगे, क्या हमारे पैतरे रहेंगे, वो आपका कौन डिसाइड करेगा, आपका मार्केटिंग का मैनेजर डिसाइड करेगा, है ना। तो मार्केटिंग का मैनेजर को यहाँ पे जो है क्या कर दिया, बोल दिया गया है कि भाई तू ऐसा नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर हमारा, उसको अपने को ऐसे एकदम एग्रेसिव तरीके से उसको मार्केट के अंदर प्लेस करना है। तू भैया जा और जा करके क्या कर, तू जाकर के इसके जो है कैसे तौर तरीके रहेंगे, कैसे अपने पैतरे रहेंगे जिससे अपन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अच्छे से मार्केट कर पाएंगे, वो तू देख। तरीका क्या रहेगा वो तू देख। हमको हमारा एक्सपांशन स्ट्रैटेजी है, हम लोग एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे, स्ट्रैटेजी हमने तेरे को बता दी, हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं, तेजी से एकदम एक्सपांड कर रहे हैं, एकदम एग्रेसिव अपने को रहने का है। कैसे अभी तेरे को जो है कौन से तरीके से तू उसको मार्केट कर रहा है, कैसे तरीके से उसको मार्केट कर रहा है, वो तू देख ले, है ना। तो ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आप तरीके ढूंढते हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आप एक्चुअल में आपकी स्ट्रैटेजी बन जा रही है, और ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आप कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बन चुकी है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर, बस आप तरीके ढूंढ रहे हो कि किन तरीकों से मैं उसको जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, किन तरीकों से मैंने उसको जो है यहाँ पे अकम्प्लिश करना है ना। एक सेकंड देना मेरे को गाइस, थोड़ा सा मैं वो मेरा चार्जर लगा देता हूँ लैपटॉप का। ओके, पूरा 400 लगा, ठीक है। ओके सर, तो वापस आते हैं अपन। अभी तक अपन ने जो है दो पॉइंट देखे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशन प्लानिंग के अंदर में। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर अपना जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है तैयार करेगा, कौन से डायरेक्शन में जाना है ना, क्या अपना अप्रोच रहेगा, वो डिसाइड करेगा कहाँ किसकी मतलब कितने अपने पास रिसोर्सेज है, कैसे अपने को जो है वेरियस अपने जो जितने भी बिजनेस है, जितने भी फंक्शंस है, उनमें कैसे अपने को बांटना है वो तय करेगा।
ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर हम लोग उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है उन रिसोर्सेज को, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। उसके बाद सर अपना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या होगा सर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को समझेंगे, इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, है ना, और उनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस के ऊपर, ये देखेंगे। और यहाँ पे ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर हमारे क्या करेंगे, हम लोग जो है तरीके ढूंढेंगे, स्ट्रैटेजी बन चुकी है, हम लोग उन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए तरीके ढूंढेंगे। अब आते हैं आगे अगले तीसरे पॉइंट की तरफ। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अपने को जो है यहाँ पे होलिस्टिक व्यू लेती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन एज एन होल अपन जो है यहाँ पे जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन एज एन होल अपन चीज़ों को सोच रहे रहते हैं, यहाँ पे समझ रहे रहते हैं, है ना। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन डिसीजन ले रहे रहते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन जो यहाँ पे जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहे रहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर में। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर अपन क्या करते हैं सर, ऑपरेशनल प्लानिंग में अपन जो है प्रोजेक्ट वाइज देखते हैं, है ना। ऑपरेशन प्लानिंग में अपन जो है प्रोजेक्ट वाइज देखते हैं। अपना जो मार्केटिंग का मैनेजर रहेगा, वो जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर अपन ने उसको लगाया रहेगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग मार्केटिंग के मैनेजर है ना। तो वो वहाँ पे जो है आपका पर्टिकुलर मार्केटिंग का मैनेजर जिसके हाथ में मैंने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया है, से फॉर एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे जो है मान लेते जो है मैं यहाँ पे मैं जो है FMCG सेक्टर के अंदर हूँ, मैं कोई यहाँ पे जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाता हूँ, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, फिर आपका जो है यहाँ पे चूड़ा हो गया, नमकीन हो गया, चिप्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद आपके मल्टीपल खाने पीने के आइटम्स रहते हैं, आटा हो गया, है ना, दाल हो गई, या मैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो यहाँ पे चीज़ें बनाता हूँ, यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाता हूँ मैं, वो कंपनी हूँ, पतंजलि हूँ, मान लो सर पतंजलि हूँ, या फिर आपका जो है ITC हूँ, है ना। FMCG के मैं गुड्स यहाँ पे बनाता हूँ, है ना। तो मेरे अलग अलग जो गुड्स है, अलग अलग जो गुड्स है, अलग अलग मेरे जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गया, चिप्स हो गए, चूड़ा हो गया, ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए मेरे पास अलग अलग मार्केटिंग की टीम है, उनके अलग अलग मार्केटिंग के मैनेजर है ना। तो वहाँ पर जो है आपका जो मार्केटिंग का मैनेजर है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट रिलेटेड ही चीज़ें सोचेगा, प्रोडक्ट रिलेटेड ही अपना काम करेगा, है ना। अगर मेरा कोई आटे वाले प्रोडक्ट का कोई मार्केटिंग का मैनेजर है, जो कि आटे को मार्केट करने के लिए जो है चीज़ें देखता है, ऐसी संभालता है सारी चीज़ें, तो वो क्या करेगा, सिर्फ वो आटा उस प्रोडक्ट के बारे में ही चीज़ें बनाएगा, आटा उस प्रोडक्ट के लेकर के जितनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बन रही है, उधर ही वो अपने रिसोर्सेज यूज़ करेगा, उधर ही सारी चीज़ें वो अपनी जो है रहेगी, वो जो है करेगा, है ना। वो बिस्किट के लिए नहीं करेगा कुछ भी चीज़, वो अपने चिप्स बनाने वाला जो टीम रहेगा, उसके लिए उसके लिए वो कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बनाएगा। उसका जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अब मैंने उसको दिया हुआ है, वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखते हुए ही चीज़ें जो है यहाँ पे करेगा, और उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही जो है वो यहाँ पे सोचेगा, समझेगा, और उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ही वो काम करेगा, है ना। यहाँ पे जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल देखना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स है, सारी चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइजेशन एज एन होल देखना है, और उसके बेसिस पे आपने जो यहाँ पे प्लानिंग करनी है। उसके बाद सर आपका अगला डेवलप्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज। आप क्या करते हो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर, आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजीज है आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे डेवलप करते हो। एंड यहाँ पे आप ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर क्या कर रहे हो सर, ऑपरेशनल प्लानिंग मेक्स मॉडिफिकेशन टू बिजनेस फंक्शंस बट नॉट फंडामेंटल चेंजेस। कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं करते हो, जो भी आपके बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस है, उसके अंदर अगर कोई चेंज करना है, उसके अंदर आपको कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, कुछ चीज़ हटानी है, कुछ आपको दिक्कतें लग रही है, कुछ कमियाँ लग रही है, फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी छेड़छाड़ करनी है आपको, वो आप कर सकते हो किसके अंदर, ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर। आपके जो पूरे ये है, आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल है, उसके लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अपने को चीज़ समझ में आ रही है, इतना अपन जो है अभी मैच्योर हो चुके हैं कि अपने को समझ में आ रहा है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर अपन जो है अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो अपने लॉन्ग टर्म पे जो है उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, लॉन्ग टर्म सक्सेस से वो जो है डील करने वाला, सॉरी, लॉन्ग टर्म सक्सेस से वो जो यहाँ पे डील करने वाला है। आपका जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आपका ऑपरेशनल प्लानिंग जैसे कि मैंने आपको बताया फंक्शनल मैनेजर्स का यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ये वाला पार्ट आपको क्लियर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है ना। आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्पल अटेम्प्ट आने वाले, उसके अंदर मेरे को लग रहा है ये वाला पार्ट चैप्टर 5 के अंदर से उनको कुछ पूछना है, तो ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा पार्ट है ना। वो लोग पूछ सकते हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन पास पॉइंट आराम से तुमको लिखते भी आएगा, अपन ने अच्छे से चीज़ को समझा भी है, घर पे जाओगे हैंड रिटन नोट्स में भी तुमको ये चीज़ देखने को मिलेगी, अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में भी तुमने जो है अपने इस चीज़ को लिख लेना है, और उसको जो है बार बार इसको रिवाइज करना है, पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको कोशिश करना याद करके अपने जो है दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं तुमको यहाँ पे बोल रहा हूँ सर। बट बेसिकली तुमको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रहेगी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब क्या, ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस है, जो कि तुमको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सर। आगे बढ़ते हैं अपन सर अपने कंसेप्ट के साथ में।
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगला हमारा पार्ट है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को और अच्छे से जो है उसके अंदर डीप डाइव करते हैं और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को और भी अच्छे से समझते हैं। ऊपर अपन ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, अगर आप ये देख रहे हो, ये जो फिगर के अंदर अपन ने जो है चीज़ डिस्कस करी, ये आप देख सकते हो आपके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के यहाँ पे जो है अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। बेसिकली यहाँ पे अपन ने जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब अपन जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर थोड़ा सा और डीप जाते हैं और उसको चीज़ को जो है समझने की कोशिश करते हैं। सर हाईलाइटर ले लिया जाए। Yes. The game plan that really directs the company towards success is called corporate strategy. अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है आपको बनानी पड़ेगी। यानी कि आपने जो है बेसिकली आपका डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक्सपांशन करना है, एक्सपांशन में डाइवर्सिफिकेशन करना है, इंटेंसिफिकेशन करना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, टर्न अराउंड करना है। जो भी स्टडी आपने जो है ऑप्ट करनी है वो आपको जो है आपके सक्सेस को डिफाइन करेगी कि आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, वॉट एवर। द सक्सेस ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द गेम प्लान वर्क्स। कितने अच्छे से आपने आपका जो है जो गेम प्लान है वो बनाया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप क्रिकेट में देखते हो तो क्रिकेट में भी आपका जो है कैप्टन वगैरह, कोचेज वगैरह, जो इतना भी मैनेजमेंट बाहर बैठे रहते हैं आपके डगआउट में, वो लोग बैठ के क्या करते हैं, आपका आप एक गेम प्लान बनाते हैं कि कैसे गेम को आप खेलने वाले हो, क्या आपका गेम की तरफ अप्रोच रहेगा, है ना। अगर आपका गेम प्लान सही रहता है, आपने पिच को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आपने सारे वेदर कंडीशंस को अच्छे से समझा हुआ है ना, आपने आपके जो है अच्छे से टीम का सिलेक्शन किया हुआ है ना, अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से करी हुई है, आपके पास हर एक बैट्समैन को लेकर के प्लान है, गेम प्लान है कि इस बैट्समैन को मेरे को कौन सी एरिया पे, कौन सी लाइन, कौन सी लेंथ लग के हिट करना है जिससे यह आउट होगा, आपको सारी चीज़ें जब पता है, आपका गेम प्लान एकदम स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली ये बात तय है कि आप जो है यहाँ पे उस मैच में अच्छा करने वाले हो, है ना। आप जो है सक्सेस आपको वहाँ पे अचीव हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका गेम प्लान यहाँ पे सही है ना, आपका यहाँ पे गेम प्लान सही है। अगर आप जो है आपका जो है अच्छे से गेम सेंस दिखाते हो, आप आपके जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हो, गेम की अवेयरनेस आपके पास कितनी है, वो सारी चीज़ें आप दिखाते हो, तो आप जो है डेफिनेटली बात तय है कि आप जो है यहाँ पे सक्सेसफुल रहोगे ही रहोगे, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है ना, अगर आपका बिजनेस है, एक बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस की स्ट्रैटेजी अच्छी है, बिजनेस का गेम प्लान अच्छा है, आपने सही तरीके से आपके इन्वायरमेंट को समझा हुआ है, आपके लोग किस तरीके से काम करते हैं, आपके गोल्स, आपके मिशंस, आपके विजन सारे क्लियरली डिफाइंड है ना, स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट है, आपने अच्छे से स्ट्रैटेजी को बनाया हुआ है, सारी चीज़ों को समझते हुए, सारी एनालिसिस करते हुए, है ना, तो आप जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल जरूर रहेगी, है ना। बिकॉज ऑफ दिस द कोर ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर सर बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी को बना रहे हो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की क्या आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रहेगी उसका फॉर्म कर रहे हो आप पे। द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस नोन एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, आपकी एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हो, है ना। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो, बेसिकली आप आपका स्ट्रैटेजी कब बना है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो आप, बेसिकली आप आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आप जिस गेम के अंदर जो यहाँ पे आपका अप्रोच क्या रहेगा, कैसे आप जो है यहाँ पे उसके अंदर सक्सेस अचीव कर पाओगे, वो आपको जो है यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेगी सर। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। क्या फर्म के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव्स, क्या रिसोर्सेज अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू गवर्न द एक्विजिशन, यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे आप उस रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, उन सब चीज़ों को लेकर के आपकी पॉलिसी है। अगर आपका कोई फंक्शन है ना, तो वो फंक्शन को आपने रिसोर्स दे दिया और आप उसको पूरा फ्रीडम दे रहे हो कि भाई देखो जैसा यूज़ करना यूज़ कर, बस इन एरिया में थोड़ा सा ध्यान से तू उसको यूज़ करना, है ना। थोड़ा सा आप जो है आपकी पॉलिसीज़ बना दोगे कि भैया तेरे को इतने टाइम में इस रिसोर्सेज को जो है यूज़ करना है ना, इससे पहले ये रिसोर्सेज तेरे खत्म नहीं होने चाहिए। तो आपने कुछ पॉलिसीज़ भी यहाँ पे बनाई हुई है कि आपने कैसे उस रिसोर्सेज को यूज़ करना है ना। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने आपके रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्या रिसोर्सेज आपको लगेंगे, वो सारी चीज़ें आप जो आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर ये कर रहे हो। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, समझ क्या रहे हैं अभी, अपन ये समझ रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर करेंगे क्या, है ना। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अपन कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर बेसिकली करेंगे क्या ये तो बताओ हमको, थोड़ा एलैबोरेट तो करो। तुम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोल के छोड़ नहीं सकते ना, करेंगे क्या, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर करना क्या है। तो अपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने की, क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या रिसोर्सेज अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कुछ पॉलिसीज बनाएंगे कि कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ फैक्ट ऑफ इंटरैक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजंस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर द फर्म। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है अपने को, काफ़ी सारे डिसीजंस इसके अंदर अपने को लेने पड़ेंगे, है ना। कौन से फंक्शन को कितना रिसोर्स देने का है, क्या पॉलिसीज उसके लिए बनानी है ना, रिसोर्सेज को कहाँ से अक्वायर करना है ना, कितने टाइम में अक्वायर करना है, काफ़ी सारे डिसीजंस आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। और उस डिसीजंस के बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे ये समझ में आएगा, ये पता लगेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कितने काम के लिए रहेगी आपकी, है ना, कितनी कितनी यूजफुल आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए रहेगी।
अगला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइंस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग ओवर द नेक्स्ट ईयर और मोर देन वेज फॉर गोइंग दिस। बेसिकली आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका अप्रोच क्या रहेगा, क्या डायरेक्शन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही है, ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से आपको जो है यहाँ पे डिसाइड करने को मिलेगा कि भाई आप आने वाले कुछ सालों में कहाँ जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, फेलियर की तरफ जा रहे हो, कितने तेजी से जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको जो है आइडिया लग जाएगा आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते वक्त सर। द प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन एज एन होल डिसीजन लोगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे और उसके बाद यहाँ पे आप जो है डिसीजन लोगे और फोकस्ड ऑन अ मेजर फंक्शन सच एज अ डिवीजन और अदर फंक्शन। या फिर हो सकता है कोई आपका मेजर फंक्शन है या फिर कोई मेजर आपका डिवीजन है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपके एफएमसीजी के अंदर अगर आप हो तो आप आटा बनाते हो, चिप्स बनाते हो, बिस्किट्स बनाते हो, लेकिन बिस्किट्स ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्रोडक्ट है, तो वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आपको जब पता है कि यार मेरा मेजोरिटी ऑफ द सेल्स जो है बिस्किट बेच करके आता है, जितना मेजोरिटी ऑफ द मेरा रेवेन्यू है वो मेरा बिस्किट बेच करके आता है, आटा है, बाकी चिप्स वगैरह भी है, लेकिन वो इतने मेरे नहीं चलते, बिस्किट बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मेरे को वहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ ज़्यादा मेरे को जो है फोकस रखना है और वहाँ के लिए मेरे को जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं वहाँ पे जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस के अंदर आप करते क्या हो एग्जाम के अंदर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इंस्टीट्यूट बना करके पूछ सकता है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन रहेगा अगर ये पूछता है इंस्टीट्यूट आपको कि भाई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के इस प्रोसेस के अंदर आप करते क्या हो। सिंपल सी बात है, सबसे पहले भैया ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, क्या रिसोर्सेज अपने को लगेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज़ बना देंगे, है ना। अगर अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करोगे तो तुमको सक्सेस मिलेगा, ये पता लगेगा कि तुम आने वाले सालों में कहाँ पहुँचने वाले हो, है ना। काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जब तुम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो। और अगर कोई मेजर फंक्शन है, कोई मेजर डिवीजन है, तो उस पर तुमको खासकर जो है वहाँ पे ध्यान देना है। जनरली तो तुम ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल पूरे डिसीजंस अपने लोगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करोगे सर। मेरे ख्याल से इतना पॉइंट तुमको क्लियर रहेगा, इतना पॉइंट तुमको समझ में आ रहा रहेगा, है ना। यहाँ तक का कोई भी तुमको मेरे को नहीं लगता डाउट रहेगा, काफ़ी आसान सा पार्ट था, है ना। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 5 बढ़िया अपना जा रहा है अभी तक के लिए। तो ओके यस सर, तो आगे बढ़े, क्या बोलते हो। बस अभी तो यार कुछ टाइम है सर, कुछ टाइम की बात है ना। कुछ टाइम तक और ये हमारे लेक्चर चलेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, आखिरी चैप्टर है ना। आखिरी चैप्टर है, आखिरी कुछ लेक्चर्स एंड उसके बाद फिर हम लोग फिर पेपर देंगे अपना, जो भी जिस भी अटेम्प्ट में जो भी बच्चा ये देख रहा रहेगा इन फ्यूचर। तो मेरे को करंटली तो कुछ भी अता पता नहीं है कौन लेक्चर्स देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। अब मतलब ये स्टैट्स तो मेरे पास है कि कोई नहीं देख रहा है ना, बट इन फ्यूचर क्या होगा मेरे को पता नहीं। बट डेफिनेटली भाई भूल मत जाना यार, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे को जब भी तुम ये लेक्चर्स देखो, है ना, जब भी मतलब जो भी तुम्हारा अटैम्प्ट रहे। वैसे तो ये लेक्चर्स काफ़ी अटैम्प्ट तक मेरे ख्याल से चलने वाले, कुछ अमेंडमेंट आएगा तो अपन कवर कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ तो मेरे कोई प्लान नहीं है कि मैं आगे भी टीचिंग कंटिन्यू करूँगा। बट ये एक मेरे को एक स्टेप लेना था, मेरी काफ़ी इच्छा थी, मेरे को पसंद है ये चीज़ करना, है ना। तो मैंने ये लिया, एक स्टेप लिया, छुट्टियों में थे, May 24 में अपन ने अपना अटेम्प्ट दिया और क्लियर भी हुए, दोनों ग्रुप साथ में निकाले, है ना। तो छुट्टियाँ थी, छुट्टियों में कुछ समझ में आ रहा नहीं था। आईटीटी का मेरे को ऑफर आया था, थोड़ा सा मैं तुमको थोड़ा सा सिलेबस से हट के थोड़ा अपने बारे में भी बता देता हूँ, ताकि तुमको मतलब अपन मतलब सिर्फ अभी तक मेरे ख्याल से कितने घंटे अपन ने कर लिए, कुछ 40 घंटे कर लिए, 40 आवर्स ऑफ कंटेंट। तुम बोलोगे यार थोड़ा दे तो सही, थोड़े तेरे बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे। तो बता रहा हूँ तुमको मैं बेसिकली मैंने क्या सोच करके बैच शुरू की थी। तो वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि एक बार एक ही साथ आखिर में जब अपना लास्ट लेक्चर रहेगा तब डिस्कस करेंगे, बट कर लेते, मिडल ऑफ द बैच में है, आखिर में कुछ लेक्चर कर लेते, थोड़ा तुमको भी थोड़ा सा जो है एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़े जा रहे हो। तो May 24 में पेपर दिया अपन ने, बोथ ग्रुप्स मैंने यहाँ पे दिए, दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। तो मेरे को यहाँ पे पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तैयारी मेरी चल रही थी May 24 की, मेरे को लग रहा है अप्रैल का महीना था। अप्रैल के महीने में मेरे को मेरे दोस्त ने कॉल किया था, उसने कहा था कि भाई आईटीटी है। आईटीटी ट्रेनिंग बेसिकली आपको पता है, जब आप आपका जो है इंटरमीडिएट का एग्जाम दे देते हो तो आपके छुट्टियां रहती है, छुट्टियों में आप आईटीटी ट्रेनिंग और ओसी ट्रेनिंग, ये दो ट्रेनिंग आपको मैंडेटरीली करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। ओसी ट्रेनिंग तो जब मैंने मेरा पहला अटैम्प्ट दिया था तब मेरी कंप्लीट हो गई थी ओसी की ट्रेनिंग। ओसी की ट्रेनिंग भी मैं अगर बताऊँ तो जब मैंने पहला अटैम्प्ट मेरा दिया, तो पहला अटैम्प्ट देने के बाद मेरा जब वैकेशन चल रहा था, तो मेरे को जो ओसी की बैच मिल रही थी वो मेरे को थोड़े बाद की मिल रही थी, मतलब वैकेशन ख़त्म ही होने वाला था और उसके बाद की मिल रही थी। मेरे को अगर जहाँ तक याद है तो 9 तारीख को, 9 जनवरी 2024 को नवंबर 23 का रिजल्ट आया था, और 12 जनवरी से मेरा जो है उसी की बैच थी।
तो मेरी वो कैंसिल मैंने की नहीं, मैंने कहा कर लेते ओसी। तो ओसी फिर मैंने जो है रिजल्ट आने के बाद नेगेटिव आया, दोनों ग्रुप मेरे नहीं हुए थे नवंबर 23 में। उसके बाद मैंने ओसी कंप्लीट कर ली थी। फिर मई 24 की पढ़ाई अपन ने वापस से शुरू की। अप्रैल का महीना था, अप्रैल 2024 का महीना था, अप्रैल 2024। मेरे को मेरे दोस्त का कॉल आया, कहता कर कि भाई आईटीटी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 20th मई की बैच मिल रही है आईटीटी की, यानी कि एग्ज़ाम खत्म होने के 3 दिन बाद से जो है यहाँ पे आईटीटी शुरू हो रहा था। 17 मई को एग्ज़ाम खत्म हुआ हमारे, और 20th मई से जो है वो बैच थी। तो और बैच, वो वाली जो बैच होती है वो काफ़ी जल्दी फुल हो जाती है। मेरे को जिस दिन मेरे दोस्त का कॉल आया अप्रैल के महीने में, तो मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को मतलब मेरी मतलब इच्छा नहीं है कि मतलब मेरा उस टाइम पे ऐसा बिलीव था कि यार अगर मैं आईटीटी में रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ ना, तो मैं फिर मेरे रिजल्ट के साथ एक्सपेक्टेशन बना लूँगा कि यार मैं पास हो रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ नवंबर 23 में वही हुआ था। सिचुएशन वैसी थी नहीं, मैं काफ़ी ख़राब नंबरों से फेल हुआ। बट क्योंकि मैंने आईसी अपना आईटीटी ओसी इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो एक मेरा वो एक्सपेक्टेशन बन गया था कि यार पास तो होऊंगा ही होऊंगा, पास तो मैं होना ही होना चाहिए, है ना। तो मेरे को वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं जो है नहीं डेवलप करनी थी। तो इसलिए मैंने अप्रैल के महीने में उसको मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं आईटीटी जो है एक बार पास हो जाऊंगा। मेरा ये सिंपल माइंडसेट था कि अगर मैं एक बार क्लियर हो जाता हूँ ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के तुम आईटीटी कर सकते हो। तो मेरा ये क्लियर था कि मैं अगर आईटीटी पास हो जाता हूँ ना, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना सॉरी मई 21 में पास हो जाता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के मैं आईटीटी करके आऊँगा, है ना। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मुंबई, पुणे, नागपुर वागपुर, जिधर अपने को जगह मिलेगी, जिधर भी एग्ज़ाम के मतलब ये अपना रिजल्ट आने के तुरंत बाद की जो मेरे को बैच मिलेगी, मैं उसमें जाकर के करके आऊँगा अगर मैं पास होता हूँ तो। लकीली अपन पास भी हो गए मई 24 के एग्ज़ाम में, दोनों ग्रुप अपने पास भी हो गए। और फिर बहुत मेरे दोस्तों ने सुनाया कि भाई तू कर लेता मई में तो कितना अच्छा होता, आर्टिकलशिप अभी चालू हो जाती। उसकी आर्टिकलशिप शुरू हो गई है, मैं जब तक ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई नहीं है अब तक, बिकॉज आईटीटी पेंडिंग है अभी तक। और आज मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, अगले दिन कल के दिन से मेरी आईटीटी शुरू होने वाली है। थोड़ा सा उधर भी लेक्चर के अंदर क्लैश रहेगा, मैंने सोचा ये सारी चीज़ें बताता नहीं हूँ, बट खैर शेयर कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ ये चीज़। तो फिर मतलब अभी ऐसा सीन है, तो मेरा ये माइंडसेट था। तो मैंने मतलब मेन मेरा यही रीज़न था उस समय उसका, मतलब अप्रैल के महीने में बैच को रजिस्ट्रेशन ना करने का, कि यार अननेसेसरीली है ना मेरे उस रिजल्ट से वो एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाएगी मेरी। और जब रिजल्ट से तुम एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं जो है मैच में जाकर के सही परफॉर्म नहीं कर पाते हो, है ना। जब तुम उस उम्मीद से मैच को खेल रहे होते हो कि मैं जीतूंगा ना, तो कहीं ना कहीं एक फियर रहता है तुम्हारे दिमाग में, जो कि कहीं ना कहीं जो है तुमको नीचे दबा देता है। तो मेरे को वो चीज़ चाहिए नहीं थी। नवंबर 23 में एग्जैक्टली मेरे साथ वही रहा, वही हुआ। तो इसके लिए मैंने मई 24 वाली जो बैच थी आईटीटी वाली, वो रजिस्टर नहीं की। और जिस दिन उसका कॉल आया था उसके तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो बैच फुल हो गई थी। मतलब जो एग्ज़ाम के एग्जैक्ट बाद वाली बैचेज होती है ना, वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया रिज़ल्ट आकर के भी, 5 जुलाई को रिज़ल्ट आया था। और अभी अगस्त शुरू हो जाएगा कल से, आज 31 जुलाई है। 5 जुलाई को जो है रिज़ल्ट आया, एंड दोनों ग्रुप्स पास हुए। दोस्त ने बहुत गाली दी कि भाई तू कर लेता आईटीटी तो कितना अच्छा होता, फटाफट आर्टिकलशिप शुरू कर देते। बट फिर उसके बाद फिर आईटीटी की जो बैच जो है ढूंढने की मैंने कोशिश करी। एक जस्ट 5 जुलाई को रिज़ल्ट आया, और एक 6 जुलाई से बैच शुरू होने वाली थी। तो वो वाली बैच लेकिन फुल हो चुकी थी। उसमें भी मेरे को, मैंने वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम लिखाया था, बट कुछ हुआ नहीं। 20-25 लोग वेटिंग में खड़े थे मेरे आगे, तो मेरे को वहाँ पे मिला नहीं। फिर उसके बाद एक नई उन्होंने बैच बनाई, जो कि 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। आज 31 जुलाई है, यानी कि कल से मेरी वो बैच है। उसके अंदर फिर मैंने एनरोल कर लिया, तो कल से अभी अपनी आईटीटी की बैच है। ड्यूरिंग द पीरियड 5 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में मैंने बहुत धक्के भी खाए आर्टिकलशिप के लिए। आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली आप एक आपका रिज्यूम बनाते हो। रिज्यूम इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी, कुछ काम का रिज्यूम होता नहीं है आपके इंटरव्यू में। जस्ट आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए जिसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ है, और उसके टेबल पे वो होना चाहिए, आपके मार्क्स वगैरह उसके अंदर है। कुछ भी नहीं है वो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट इट्स अ फॉर्मेलिटी, है ना। तो वो आपको एक रिज्यूम लेकर के जो है जगह जगह जो है जाना पड़ता है। वॉक इन इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। ऑन द स्पॉट आप जाओ कोई भी सीए के ऑफिस में, कहो भाई मैं आर्टिकलशिप के लिए यहाँ पे जो है इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। इंटरव्यू के अंदर भी कुछ ऐसा इंटरव्यू तुम सोच रहे होगे, मतलब मैं नासिक सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं नासिक में रहता हूँ, तो नासिक सिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने नासिक में ही जो यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए। तो नासिक में ऐसा सिस्टम है कि भाई बस तुम वो पेपर उसके टेबल पर रखो रिज्यूम का, वो तुमको ये पूछेगा, सामने का जो भी प्रिंसिपल जो भी तुमसे इंटरव्यू ले रहेगा वो ये पूछेगा भाई कहाँ रहते हो, घर में कौन है, और कहाँ से आते हो, कैसे ट्रैवल करते हो। और बस अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो फर्म है उनके बारे में वो थोड़ा सा बताते हैं कि ये काम तुमको मिलेगा, इतनी स्टाइपेंड रहेगी। तो या अगर उनके पास वैकेंसी रहेगी तो वो तुमको इमीडिएटली वहीं पे ऑफर दे देंगे कि भाई तुम बताओ, तुमको अगर ज्वाइन करना है तो हम कर सकते हैं। अगर उनके पास वैकेंसी नहीं रहेगी, उनको तुम्हारे बारे में थोड़ा सा सोचना होगा, तो वो तुमको बोलेंगे हम बाद में तुमको
कॉल करेंगे, किसका कॉल आता है किसका कॉल नहीं आता है, फिर किसका इमीडिएटली ऑफर अपने को सामने मिल जाता है। तो आर्टिकलशिप फाइनली अपन ने ढूंढ ली। जहाँ आर्टिकलशिप मैंने करने गया वहाँ मैंने बताया कि भैया आईटीटी मेरा पेंडिंग है, तो मैं आईटीटी के बाद थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाऊँगा। तो वो पार्टनर जो प्रिंसिपल वहाँ पे थे काफ़ी चिल थे, उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आईटीटी के बाद ज्वाइन कर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको मेरी बताई एग्ज़ाम के पहले क्या चीज़ सिचुएशन चल रही थी मेरे साथ, एग्ज़ाम के बाद अभी रिजल्ट आने के बाद क्या सिचुएशन रही। तो अ, अच्छा लगता है, मतलब पहले तो रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। ये देखो अब मेरा काला हो गया पूरा, फेस कैम बंद कर देता हूँ बिकॉज शाम हो गई है और फिर उजाला नहीं है, तो फिर फेस कैम बंद कर देता हूँ, रुक जाओ। तो वही है गाइस, तो वही बस थोड़ी सी चीज़ें मैंने सोचा करके यार, फिर तुम बोलोगे यार तो पढ़ाया जा रहा है, कुछ इधर उधर की बातें भी तो कर। तो थोड़ी इधर उधर की बातें करी। अब वापस कंटेंट पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से तुमको मेरे बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कैसी मेरी जर्नी रही। और और भी डिटेल में बैठ के इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में लेंगे, मस्त बातचीत करेंगे थोड़ी सी, और बताऊंगा मैं तुमको चीज़ें मेरे बारे में। और हाल फिलहाल आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो उस पर वापस आते हैं। फेस कैम आई नो नहीं है, बट थोड़ा एडजस्ट तुमको करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तुमको मेरी कहानी बताई। तो मतलब ड्यूरिंग बीच में मैं अगर इस पीरियड में मैं बताऊँ 5 जुलाई से पहले अगर तुम देखोगे, अगर तुम देखते हो तो वीडियो अपलोड करने के लिए वो भी है, मतलब जिस दिन मैंने लेक्चर अपलोड किया उसकी डेट भी डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो तुम जाके देखना। 5 जुलाई से पहले मैं काफ़ी कंसिस्टेंट था लेक्चर वगैरह अपलोड करने में। अच्छा मैं तुमको ये बताना तो भूल गया ना, मैं लेक्चर किस माइंडसेट से जो है यहाँ पे शुरू की है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर लेना। तो बेसिकली एकदम शॉर्ट में ये भी चीज़ बता देता हूँ कि मैंने ये बैच जो फ्री बैच है ये मैंने लेने क्यों शुरू करी। तो एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। ये बेसिकली जब मैं पढ़ता था, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मेरा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छे से करी। लेकिन जब मैंने मेरा सेकेंड अटैम्प्ट दिया, May 24 वाला ये जो अटैम्प्ट मैंने रिसेंटली अभी दिया, तो इसके अंदर जब मैं अटैम्प्ट दे रहा था तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था मोस्टली, लेक्चर्स वगैरह तो सारे देख के हो गए थे। तो जितना भी पीरियड मेरे पास था 3-4 महीने जितने भी मेरे पास थे, तो वो बैठ के मैंने सेल्फ स्टडी किया। और जब मैं पढ़ता था ना तो मैं ऐसे पढ़ता था कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक मेरी इमेजिनेशन रहती थी कि मेरे सामने कोई तो भी बैठा है, कुछ बच्चे बैठे हैं या फिर कोई तो भी बैठा है मेरे इमेजिनेशन के अंदर, और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, मैं पढ़ता ऐसे था कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, बट मैं पढ़ता ही ऐसे था जैसे कि थेरी सब्जेक्ट्स हो गया, फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हो गया, है ना। तो मैं पढ़ता ही ऐसे था कि मैं सामने वाले को किसको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मेरे इमेजिनेशंस के अंदर में। तो मेरे को वो चीज़ काफ़ी पसंद आती थी, और मैं ऐसे ही 2-2 3-3 घंटे एक ही स्ट्रेच में निकाल लेता था उस पर्टिकुलर इमेजिनेशन के अंदर में, कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ और मेरी भी पढ़ाई हो रही है। मतलब वो किसको मैं एक्चुअल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे इमेजिनेशन के अंदर ही मैं किसको अज्यूम करके बैठा हूँ कि यार कोई तो मेरे सामने बैठा है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, और मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो मैं उस इमेजिनेशन के साथ बैठ करके, उस माइंडसेट के साथ बैठ करके पढ़ता था, तो एक शौक लग गया। और मेरे को है ना कंटेंट क्रिएशन का आदत है ना। मैं अगर तुम इस यूट्यूब के मेरे इसी वाले चैनल पे अगर तुम जाके देखोगे तो पास्ट में भी अपन ने कुछ वीडियोस बनाई हुई है ना। तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज़्यादा चुल है, मेरे को कंटेंट क्रिएट करना पसंद है ना। तो इससे पहले भी अगर मैं तुमको बताऊं थोड़ा सा, तो मैंने 3 साल है ना एक गेमिंग चैनल चलाया हुआ है। 3 साल मैंने एक गेमिंग चैनल चला हुआ है जिसपे मैं रेगुलर बेसिस पे जो है लाइव स्ट्रीम करता था। अगर मेरे को नहीं पता कितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, कितना कितना तुमको आइडिया रहेगा उन सब चीज़ों के बारे में, बट वो वाला चैनल भी तुमको कभी फ्यूचर में मैं जाके दिखाऊंगा। अगर तुम इसी चैनल पे देखो तो मैंने कहीं ना कहीं उसको मेंशन भी दिया हुआ है उसका, तो तुम जाके देख सकते हो। तो मेरे को आइडिया था कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये लेक्चर रिकॉर्ड कैसे करना है, बिकॉज जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वैसे ही मैं जो है यूट्यूब पे लाइव जा करके गेम खेलता था, है ना। तो मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया, ये जो माइक है मेरे पास, ये माइक भी मेरे पास तब से, मैं गेमिंग करता था, मैं लाइव स्ट्रीम करता था ना, तो ये माइक भी मैंने तब का ही लिया हुआ है ना। तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन का आदत है। तो फिर मैं जस्ट रिजल्ट मेरा खत्म हुआ, तो ड्यूरिंग जब मैं पढ़ रहा था ना तभी मेरे दिमाग में एक ऐसा थॉट आया था कि यार अपन ऐसे यूट्यूब पे कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब कुछ बैच वगैरह ले सकते हैं क्या। बिकॉज अगर तुम देखोगे तो रिवीजन लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करना शुरू कर चुका था। मेरे May 24 की तैयारी में मैंने रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए काफ़ी सारे, लॉ के किए हुए, अपन ने अकाउंट्स के किए हुए, लॉ का इनफैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट जो कि सब छोड़ के जाते हैं, उसको अपन ने 1.5 घंटे के अंदर हैंड रिटन नोट्स बना करके कवर किया हुआ है ना। तो मैं खुद भी पढ़ रहा था, मैंने भी उससे पहले अटैम्प्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं पढ़ा था, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में मैंने उसको पढ़ा, है ना, और पढ़ के फिर एक रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो मेरे को काफ़ी मज़ा आने लगा था उसमें। तो फिर एक थॉट आया था जब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रहा था, मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मेरे हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हुए, जिससे तुम डेली बेसिस पे जो है होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क में जो नोट्स तुम डेली बेसिस पे बना रहे हो हैंड रिटन नोट्स, तो वो मेरे पास पड़े हुए थे। तो वो जब मैं बना रहा था तभी मेरे दिमाग में थॉट आया था यार कुछ तो भी ऐसा करना चाहिए। स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर के थॉट नहीं आया था, बट जब वो नोट्स पूरे तैयार हो गए थे मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो मेरे दिमाग में था कि यार इसको लेकर के कुछ कर सकते हैं अपन। तो बस फिर वही थॉट मेरे दिमाग में आया। और
जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, May 24 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को ये दिखा कर कि जो ग्रुप 2 है September 24 में जो अटेम्प्ट देने वाले लोग, और जो January 25 में लोग अटेम्प्ट देने वाले, उनका ग्रुप 2 शुरू हो रहा है 30th मई से। 30th मई से उनकी बैच शुरू हो रही है। और तो मैंने सोचा कि अपने पास मौका है, ग्रुप 2 का कोई सब्जेक्ट अपन ने उठाना चाहिए। फिर मैंने देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मेरे को नहीं लगता क्लासेस लेने की ऐसा ज़रूरत है लोगों को, और उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ब्लैक एंड वाइट मॉड्यूल है, उसको थोड़ा सा कुछ कलरफुल में लेकर के आते हैं, हैंड रिटन नोट्स है अपने, तो वो भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो वो सारे एक आइडिया के साथ, एक कंसेप्ट के साथ मैंने सोचा क्यों ना 30th मई से अपनी भी एक बैच स्टार्ट की जाए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो फिर अपन ने जो है फाइनली वो बैच को जो है अभी आप देख रहे हो, आपके साथ अपन ये बैच ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है ये बैच। और एक इसके बीच में थॉट आया था कि यार पूरा फ्री देना मतलब सही रहेगा क्या। तो फिर दिमाग में थॉट आया कि यार अपन ने जो ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स आप देख रहे हो, इसको एक काम करते सेल के लिए रखेंगे, ताकि थोड़ा सा इनकम भी हो जाए अपना, है ना। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आने वाले टाइम पे जो नोट्स है, कलरफुल नोट्स जो है आप देख सकते हो, कलर कोडेड नोट्स जिसको अपन बोलते हैं, ये आपको जो है परचेज़ के लिए मिल सकते हैं। लेक्चर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे रहेंगे, आप मॉड्यूल से करना चाहो मॉड्यूल से कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो बस इतनी बातें ही करेंगे, इतनी बातें हम लोग ने 10-15 मिनट हम लोग जो है इधर से थोड़ा घूम के आगे अपने ऑफ द टॉपिक चले गए। आपने जनरली जितने भी लेक्चर अभी तक देखे रहेंगे, अपन टू द टॉपिक ही रह के बात करते, इतना ऑफ द टॉपिक अपन जाते नहीं है। बट खैर, इस वाले लेक्चर में छोटा सोचा करके तुम्हारे साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बैच अपनी खत्म होने आ रही है, तो तुमको मेरे बारे में भी थोड़ा सा जानने को मिले। अगर कोई बंदा है जिसने ये, मैं फिर बंदी बंदी भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है जो कि ये लेक्चर्स देख रही हो, तो कोई भी है, कोई भी जो कि मेरा भाई या फिर मेरी बहन कोई भी देख रही होगी इस लेक्चर को, तो भाई कमेंट करके बताना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर कोई भी यहाँ तक कंसिस्टेंसी के साथ पूरा लेक्चर देखता है, तो वो एक काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा मेरे लिए, कि यार एक भी बच्चे ने जो है स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से लेके इधर तक सारे लेक्चर्स देखे, तो एक वो मेरे लिए अचीवमेंट रहेगा। तो प्लीज़ बताना अगर कोई ऐसा है, तो मेरे को मतलब अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी मेरे लिए वो। बट खैर, फिर से आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सर, हम लोगों ने क्या खत्म किया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग खत्म करी। एक और एक अपने को कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना है। ये कंसेप्ट आप देख सकते हो May 24 के एग्जाम के क्वेश्चन के तौर पे जो है पूछा गया था। May 24 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट ने पूछा था। मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मेरे को पता है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको मैंशन किया हुआ है। स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विद इट। बेसिकली यहाँ पर अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में, कि आप जो है स्ट्रैटेजी तो बना रहे हो, आप जो है आज स्ट्रैटेजी बना रहे हो। आज आप स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो? आपके फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में आप कैसे काम करोगे। एक सेकंड में एक पानी का एक छोटे से एक ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। ओके, हाँ सर। तो मैं बोल रहा था आपको स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में। बेसिकली आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, किसके लिए स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो? आपके फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में आप कुछ काम करने वाले हो, वो काम आप कैसे करोगे, उसके लिए आप आज स्ट्रैटेजी बनाते हो, है ना। जैसे कि आप क्रिकेट का भी बात देख लो। क्रिकेट में भी जो है आपकी स्ट्रैटेजी जो है मैच डे पे नहीं बनती है, मैच से पहले बनती है आपकी स्ट्रैटेजी। जब आप मैच डे पे जाते हो, तो आपके जो है जब मैच एक्चुअल में शुरू होती है, वेदर अलग तरीके से बिहेव करता है, स्ट्रैटेजी आपकी ड्यूरिंग द मैच भी बदलती है ना। तो आपको पता नहीं रहता, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ होती है जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपको चीज़ें पता नहीं रहती है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ रहती है, कुछ चीज़ें रहती है जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी वहाँ पे आपकी जो है अवेलेबल रहती है, कि यार आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो 10 दिन बाद क्या होगा मेरे को पता नहीं है ना। आज मेरे को पता है खैर कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आज मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ मेरे आने वाले 10 दिनों के लिए, लेकिन मेरे को पता नहीं है एक्चुअल में 10 दिन के अंदर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही चीज़ होगा कि नहीं होगा, है ना। हो सकता है अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, जो कि मैंने एंटिसिपेट नहीं किया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ आपकी जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने बैठोगे ना, तो आपको आएगी। कैसे आप उसके साथ डील करोगे, ये हमारा सवाल है, उसको अपने को जो है समझना है। एग्जाम में भी पूछा गया था May 24 के, मज़ा आएगा, पढ़ते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि May 24 ने पूछ लिया तो रिपीट नहीं मारेगा, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। हाँ, ये डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आया था ये, एमसीक्यू के फॉर्म में भी इसमें से कुछ पार्ट पूछ ले, है ना। तो अटेंटिव रहना है, ऐसा नहीं कि May 24 में पूछ लिया तो इसको स्किप करेंगे। जो आने वाले अटेम्प्ट में लोग ये एग्ज़ाम देने वाले Jan 25 या फिर May 25, तो भैया वहाँ पर तो ये चीज़ें पूछी जाएगी, है ना। तो वहाँ पर तुमको जो है यहाँ पे, इसीलिए जो है वो वाले बच्चों ने यहाँ पे ध्यान से जो है इस चीज़ को समझना है। और May 24 वालों ने भी इसको May 24 बोला, September 24 वालों ने भी इसको जो है यहाँ पे ध्यान से देखना है। स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज रिफर्स टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सॉरी, वो दूसरी बार 2 बार रिपीट हो गया क्या वो, सॉरी हाँ 2 बार रिपीट हो गया। रिफर्स टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेज दैट कैन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी एंड
गोल्स आपने आज स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके गोल्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं, है ना, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई हुई है बिना उसको एंटिसिपेट किए हुए उस अनसर्टेनिटी को, तो वो जो है आपका जो है यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। इट कैन बी ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन मार्केट, हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, है ना, क्यों अनसर्टेनिटी आएगी, सवाल यह कि अनसर्टेनिटी क्यों आएगी, हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ बदलाव आ गए, टेक्नोलॉजिकल की कुछ चीज़ें चेंज हो गई, कंपटीशन नया इंट्रोड्यूस हो गया, तुमको नहीं पता था 10 दिन बाद कोई नया कंप्यूटर आने वाला है ना, लेकिन 10 दिन बाद वो आ गया, अब तुमको स्ट्रैटेजी फिर से अपनी अमेंड करनी पड़ेगी, फिर से अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, है ना। रेगुलेशन में कुछ चेंज आ गया, नया लॉ वगैरह आ गया, कोई कोई एग्जिस्टिंग लॉ हट गया, है ना, और बाकी सारे आपके अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से आपकी स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी आ सकती है सर। डीलिंग विद स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी कैन बी चैलेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस एंड एजिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। आपका जो है स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए जो चीज़ है ना, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी, आप आसानी से जो है स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज़ के साथ डील नहीं कर पाओगे, काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको उसको आसानी से डील करना है तो इसके लिए थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आनी पड़ेगी। रेजिलियंस यानी कि आपने जो है रेजिलियंस बोलते हैं, अगर आपके ऊपर अटैक हुआ ना, तो बिना किसी मेडिकेशन के, है ना, बिना किसी मेडिकेशन के आप मतलब छोटा मोटा कभी आपको अपने को बुखार आ जाता है ना, जो कि एक दिन के लिए छोटा मोटा बुखार आया, बिना आपने कोई टैबलेट या फिर बिना कोई प्रिकॉशन लिए आप जो है अगले दिन ऐसे ही ठीक हो गए, है ना, बस वो एक दिन के लिए छोटा मोटा जुकाम वगैरह आपको हुआ, आपकी बॉडी इतनी कैपेबल थी, इतना अंदर उसकी बॉडी के अंदर रेजिलियंस था कि वो अपने आप ही जो है अगले दिन ठीक हो गई, है ना, बिना किसी मेडिकेशन बिना। तो आपको थोड़ा सा आपके बिजनेस को भी इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, अगर छोटी मोटी मुश्किल ही आए, है ना, तो थोड़ा सा टेम्पररी एक आध दिन के लिए वो डैमेज हुआ, अगले दिन वो खुद ब खुद ही हील हो गया, है ना, ऐसा आपने आपके बिजनेस को बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी तो तुमको पता है यार, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। रेजिलियंस तुम्हारे में होना चाहिए। एजिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, आपके पास एक ये होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, आपके पास एक वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यार आप जो है चेंजेस को एकदम अच्छे से जो है क्विकली रिस्पॉन्ड कर सको। ऐसे नहीं कि चेंज आज आ चुका है, तुम 10 दिन 2 हफ्ते 1 महीने बाद उसको रिस्पॉन्ड दे रहे हो, है ना, तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेंटली कोई भी नई चीज़ आई है तो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करो, और उसका जो अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करो। टू बी मैनेजेबल, अगर आपको स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज को अच्छे से मैनेज करना है, दे नीड टू बी ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल क्लस्टर्स और थीम्स। तो आपको उनको जो है लॉजिकल क्लस्टर्स थीम्स के अंदर ग्रुप करना पड़ेगा। आपको दिख रहेगा कि आपके पास मल्टीपल जो है अनसर्टेनिटीज जो है आ चुकी है ना, मार्केट के अंदर जो है चेंजेस भी हो गया है, टेक्नोलॉजिकल भी नया कुछ आया हुआ है, रेगुलेशन भी कुछ जो है नया आया हुआ है ना, मल्टीपल आपकी अनसर्टेनिटीज आ गई है। अब इनको अगर आपको मैनेज करना है ना, तो इनको लॉजिकल क्लस्टर्स के अंदर ग्रुप करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन सी अनसर्टेनिटीज है जो कि एक जैसी है तो उसको एक ग्रुप बना करके डील करो, है ना, रादर डीलिंग देम विद गिविंग देम इंडिविजुअल फोकस, है ना, इंडिविजुअली उसके साथ उन सारी अनसर्टेनिटीज के साथ डील करने से अच्छा ये देखो अगर कुछ सिमिलरिटीज है उनके अंदर, कुछ कॉमन चीज़ें अगर तुमको दिख रही हो उन अनसर्टेनिटीज के अंदर, तो उनको ग्रुप करके साथ में लेकर आओ और फिर उस ग्रुप के साथ डील करने की कोशिश करो, है ना, रादर अलग अलग उनको डील करने से अच्छा एक क्लस्टर बनाओ ना उनका, अगर सिमिलरिटीज तुमको दिख रही है उन अनसर्टेनिटीज के अंदर। हाँ, अगर सिमिलरिटीज नहीं है तो तुमको अलग अलग ही डील करना पड़ेगा, अगर दिख रही है तो लॉजिकल ये रहेगा कि तुम उनको एक ग्रुप बना करके, एक क्लस्टर बना करके उनके साथ जो यहाँ पे डील करो। इट इज़ देन यूजफुल टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर। आपको ये भी समझ में आएगी कौन सी अनसर्टेनिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ अनसर्टेनिटीज ऐसी रहेगी जिसका कुछ इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो भैया क्यों उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना है ना। रेगुलेशन, एक नया रेगुलेशन आया है लेकिन वो नया रेगुलेशन तेरे ऊपर जो है लागू ही नहीं होने वाला है, तो तू साले उधर ध्यान क्यों दे रहे है ना। एक नया लॉ आया हुआ है लेकिन वो नया लॉ तेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर तेरे को टाइम वेस्ट ही नहीं करना ना, वो तेरे लिए कुछ काम का ही नहीं है। हाँ, जब वो तेरे पे एप्लीकेबल रहेगा तभी तो मेन बात शुरू होगी, तभी तो मेन काम तेरे को करना है, उस पर ध्यान दे करके उसको जो है आगे समझ के जो है आगे उसके हिसाब से डील करना है ना। तो तुमको जो है यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस देना उस अनसर्टेनिटी को, ये भी समझ में आएगा जब तुम जो है उसको अच्छे से समझोगे, उस अनसर्टेनिटी को समझोगे, उसको अच्छे से जो है तुम यहाँ पे ध्यान दे करके समझोगे कि भाई कुछ सिमिलरिटीज है तो उसको ग्रुप करता हूँ, एप्लीकेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ तुमको देखना पड़ेगा। ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज, तुमको अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी पड़ेगी। कुछ अनसर्टेनिटीज ऐसी है जिनको तुमको प्रायोरिटी बेसिस पर डील करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो आपको जो है वो भी समझ में आएगा जब आप उनको अच्छे से ध्यान से देखोगे, समझोगे। विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस, तो मेरे ख्याल से तुमको अभी तक समझ में आ चुका रहेगा अपन क्या देख रहे हैं। अपन स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी अपन बनाते हैं थोड़े फ्यूचर के लिए, बनाते हैं कि फ्यूचर में कैसे काम करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। 10 दिन के लिए 10 दिन, आने वाले 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, है ना, साल भर, इतने इतने एक लंबे समय के लिए हम लोग जो है आज के डेट में प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो कि हमने एंटिसिपेट नहीं की हुई रहती है, काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज होती है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे
जैसे जैसे वो चीज़ हमारे साथ होगी वैसे वैसे हमको उसके इम्पैक्ट को देखते हुए, है ना, अपने को जो है क्या करना पड़ेगा, हमारी स्ट्रैटेजी को जो है यहाँ पे अल्टर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उस अनसर्टेनिटी को यहाँ पे डील करना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अगेन वही क्वेश्चन है कि यार इन स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज के साथ डील कैसे करोगे। हम बोल रहे हैं यार आराम से डील कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा तुमको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज के साथ डील करना है, कैसे कर सकते हैं, थोड़ी भाई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द स्ट्रैटेजीज टू क्विकली अडेप्ट टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ रहे क्विकली अडेप्ट करो, कोई भी चेंजेस आ रहे क्विकली अडेप्ट करो। क्यों? ताकि फ्लेक्सिबल रह करके उस अनसर्टेनिटी को तुम जो है यहाँ पे अच्छे से डील कर सको, है ना। दूसरा पॉइंट, अगर स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज को जो है अच्छे से डील करना है तो क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करो। क्या करने की कोशिश करो, डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करो। डाइवर्सिफाई क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, है ना, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, है ना। एक अगर तुमको लग रहा है करके यार कुछ ऐसा लग रहा है करके एक ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई है कि से फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे टूथपेस्ट बना रहे हो, है ना, तुम टूथपेस्ट मेरे ख्याल से सही यहाँ पे एग्जांपल नहीं रहेगा, कुछ दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ, एक सेकेंड। से फॉर एग्जांपल काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, से फॉर एग्जांपल आप जो है बिस्किट बनाते हो, मैदे के बिस्किट बनाते हो। सबको पता है मैदे का बिस्किट जो है हेल्थी नहीं रहता है, काफ़ी शुगर डाल रहे हो, मैदा यूज़ कर रहे हो, लो क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हो, है ना, और बिस्किट्स बना रहे हो। तो आपको पता है अगर कि यार ये जो बिस्किट है काफ़ी अच्छा नहीं है, अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कोविड के बाद से, तो ये चीज़ खास करके बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ लोग जो है समझ पा रहे कि यार हेल्दी फूड्स अपने को खाने चाहिए, ये जंक आइटम से थोड़ा अपने को दूर रहना चाहिए, है ना। तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने आपकी अच्छी खासी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वगैरह आपने लेकर के रखा है, किसका, मैदे का, इसका हल्के क्वालिटी का ऑयल का, शुगर का, है ना। लेकिन लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक ऐसी अनसर्टेनिटी आके आपके सामने आ गई है, आके खड़ी हो गई है कि लोग अभी जो है ये प्रोडक्ट आपका जो है इतना डिमांड नहीं कर रहे, है ना। दो अभी भी आजकल ऐसे लोग हैं जो कि ये वाले बिस्किट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे आज भी लोग बहुत सारे हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं है ना। बट काफ़ी सारे लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं कोविड के बाद से, तो खासकर, है ना। तो आपके पास दिख रही है, आपको डिमांड दिख रही है कि यार हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है आपके सामने। आपने एंटिसिपेट नहीं किया था जिस हिसाब से इंडिया के अंदर आप लोगों को देखते थे कि यार लोग बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो ये लोग ये वाले क्वालिटी की बिस्किट ही खाने वाले, तो आपने अच्छे से खासे अपना जो है स्टॉक वगैरह बना करके रखा हुआ है। अब आपने जो है आपने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी आई, डिमांड का थोड़ा सा शिफ्ट आया, लोग अब जा रहे हैं हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ पे, तो अभी आपको भी क्या करना चाहिए, आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकर के आओ ना एक हेल्दी बिस्किट आप भी मार्केट के अंदर, है ना, आप भी लेकर के आओ ना एक ऐसा बिस्किट जो कि मल्टीग्रेन आटा से बना हुआ हो, लो इन शुगर हो, ऑयल थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर लो या फिर लेस ऑयल यूज़ करो, बेक करके लेकर के आओ। बेक करते तो ऑयल कम यूज़ करना पड़ता है अपने को, ऑयल ना के बराबर यूज़ होता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पर वैसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अनसर्टेनिटी आई है, डील करना है उसके साथ में, डाइवर्सिफाई करके देखो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि अपना पहले जो है इतना ऑनलाइन का क्रेज़ नहीं था, लेकिन जब से जियो आया है, इंटरनेट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एकदम ईजिली एक्सेसिबल हो चुका है, तो ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा बूम किया है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, है ना। तो तुम भी पहले क्या कर रहे थे, अपना नॉर्मल ऑफलाइन रेस्टोरेंट था, स्विगी जोमेटो पे लेकर के आओ, मार्केट बदलो, तुमको दिख रहा है डिमांड आ रही है वहाँ पे। एक अनसर्टेनिटी, जब तुम पहले ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे तो तुमने किसने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि यार ऑनलाइन भी कभी ऐसा कोई मार्केट क्रिएट होगा, लेकिन अब हो गया ना। तो तुम लोग को भी उसके साथ जो है अडेप्ट करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में तुमको भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, उस चेंज को तुमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जाओ स्विगी जोमेटो पे, जाओ अमेजॉन मार्केट पे जाकर, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे जाकर के बेचो, है ना। मार्केट को थोड़ा अपना बदलने की कोशिश करो, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, है ना। पहले तुम लिमिटेड कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहे थे, अब तुमको लग रहा है वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, तो तुम्हारा अपना कस्टमर बेस बड़ा करने की कोशिश करो, है ना। तो ऐसे आप जो है अपने डाइवर्सिफाई, अपना जो स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी है उसको डील कर सकते हो सर। सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी दिखा करके, दूसरा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके आप जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी को यहाँ पे डील कर सकते हो। अगला आपका तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। सर मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है, जस्ट एक सेकंड में मैं मेरी रूम की लाइट चालू कर लूँ। ओके सर, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है सर। मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग को समझते हैं सर। ऑर्गेनाइजेशन कैन रेगुलरली मॉनिटर की इंडिकेटर्स ऑफ चेंज। ऐसे थोड़ी ना चेंज ऐसे ही आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अगर मार्केट के अंदर
कोई डिमांड आ रही है, दिख रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है अभी तक डिमांड इतनी आई नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे डिमांड क्रिएट होती हुई दिखेगी ना कि यार ऐसे भी लोग जो है, ऐसे लोगों का नंबर भी बढ़ रहा है जो कि हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं ना, जो कि हेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हेल्दी प्रोडक्ट की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिनको ऐसे आइटम्स है जिससे उनको हेल्थ बेनिफिट्स हो, है ना, हाई इन प्रोटीन हो, हाई इन फाइबर हो, है ना, लेस शुगर वाले प्रोडक्ट्स हो, ऐसे प्रोडक्ट्स की भी जो है डिमांड हमको धीरे धीरे बनते हुए आपको जो है दिख रही होगी। तो आपको जो है इनिशियल बेसिस पे उसको पकड़ना है ना, रेगुलरली मार्केट को मॉनिटर करो ना, क्या चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं, क्या क्या इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, रेगुलरली उस चीज़ को दो और अच्छे से रिस्पॉन्ड करो। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे ही देखते हैं, हाँ चल ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड आ रही है ना उसकी, हाँ मेरे को पता है नहीं बढ़ेगा, अब अपने अपने इंडिया के अंदर इतने हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं बनेंगे कभी भी, इतना इस प्रोडक्ट का डिमांड आएगा नहीं, लेकिन कल को जाकर के आ गया तो क्या करोगे, है ना। तो तुमको बड़ा स्ट्रांगली उधर जो है तुमको अच्छे से जो है यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉल लेना पड़ेगा वहाँ पे, और जो तुमको अच्छे से सारे इंडिकेटर्स जो तुमको दिख रहे हैं ना, उसको तुमको अच्छे से देख करके समझ करके डिसीजन लेना है कि यार तुम क्या उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। जितने इनिशियल स्टेज पे चेंज को एक्सेप्ट कर लो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या करो, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो कि क्या तुम्हारे आसपास हो रहा है, कोई भी इंडिकेटर दिख रहा है चेंज का, तुरंत उसको जो है अच्छे से एनालाइज करो, देखो तुमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, और उसके हिसाब से आगे मूव ऑन करो, तो तुम्हारे लिए जो है चीज़ें जो है काफ़ी सारे जो है यहाँ पे सर्टन हो जाएगी, अनसर्टेनिटी को अच्छे से डील कर पाओगे। सिनारियो प्लानिंग जो है यहाँ पे क्या करो, कंडक्ट करो टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोज माइट इम्पैक्ट देयर स्ट्रैटेजी। मीटिंग बुलाओ, अपने लोगों को बताओ, बिठाओ, उनसे पूछो कि यार तुमको क्या लगता है यार, फ्यूचर में ये सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है, डिमांड हमको जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट्स की जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है तुमको फ्यूचर में जो है ज़्यादा डिमांड मिलेगी या फिर ये डिमांड इतनी ही रहेगी, अपने को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर पे। तुमको दिख रहा है ना कि यार थोड़ी थोड़ी डिमांड आ रही है हेल्दी आइटम्स की, हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की जो है अपने को जो यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है, तुमको दिख रहा है थोड़े यहाँ पे इनिशियल जो है यहाँ पे वहाँ पे जो है ग्रोथ हो रही है वो वाले आइटम्स के अंदर। तो अपने जो है सिनेरियो प्लानिंग डिस्कस करो, अपने टीम को बुलाओ, अपने टीम को बताओ कि भाई ये हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी डिमांड यहाँ पे देखने को मिल रही है, हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की, हेल्दी फूड आइटम्स की आपको हमको हमको थोड़ी थोड़ी डिमांड यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है फ्यूचर में जाकर के ये डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगी या फिर ये इतनी रहेगी? अगर इतनी रहेगी तो अपन ने जो है अननेसेसरली जो है यहाँ पे अपना एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तुमको लग रहा है फ्यूचर में ये मार्केट एक्सपांड करेगी, ये नंबर और भी बड़ा होगा, तो अपने को उसके अंदर जो है अपने भी जो है कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स अपने को लेकर के आने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में आजकल अगर तुमको कोई इंडिकेशन मिला है ना, तो इंडिकेशन के हिसाब से तुमको क्या लगता है फ्यूचर में क्या सिनेरियो रहेगा, उसके हिसाब से जो है तुम स्ट्रैटेजीज बनाओ, है ना, उसका अपना डिस्कशन करो आपस में। तो मेरे ख्याल से अभी तक तुमको 3 पॉइंट तो समझ में आए रहेंगे कि अगर तुमको स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी के साथ डील करना है तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को, मार्केट को, कस्टमर बेस को, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और सिनेरियो प्लानिंग करनी पड़ेगी। चौथा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ेगा। रेजिलियंस मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको कोई भी छोटा मोटा हार्म रहता है, छोटा मोटा धक्का रहता है, तो उसके लिए आपको मेडिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर करनी है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है ना, बिना किसी एक्सटर्नल एड के उसको जो है अपने आप जो है अपने आप को हील करते आना चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंटरनल रेजिलियंस सच एज स्ट्रेंथनिंग देयर ऑपरेशनल प्रोसेस, अपने प्रोसेस को अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करो, अपने प्रोसेस को एकदम अच्छा बनाओ। इंक्रीज देयर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी उसको इंक्रीज करो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा तुम डेट पे डिपेंडेंट हो, थोड़ा सा शेयर्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा डेट उठाओ, है ना, थोड़ा सा इक्विटी आप जो है यहाँ पे इक्विटी इशू करो। बाकी आप जो है जगहों से जो यहाँ पे फाइनेंसिंग के लिए जो यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो, है ना। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो यहाँ पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत रहना, काफ़ी सारे अपने अलग अलग सोर्सेज लगना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, क्योंकि कल को आगे जाकर के कोई भी दिक्कत आती है तो उनको जो है पूरा एक तरफ से जो है यहाँ पे तुम खतरे में नहीं आ चाहिए, मल्टीपल तरीके से तुमको जो है यहाँ पे अपने आप को जो सिक्योर करके रखने की कोशिश करनी है। एंड इंप्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से इंप्रूव करो, है ना, रिस्क को तुमको अच्छे से मैनेज करते आना चाहिए। तो अगला पॉइंट भी आपको मेरे ख्याल से समझा जाएगा, बिल्डिंग रेजिलियंस। लास्ट पॉइंट आपका इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स, कि आप क्या करो, आप जो है यहाँ पे कोलैबोरेशंस करो, पार्टनरशिप करो, है ना। आपको पता है करके यार कुछ अनसर्टेनिटीज तो अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगी, रिस्क तो थोड़ा बहुत है ही है, क्यों 100% रिस्क अपने कंधे पे रखे, थोड़ा सा पार्टनरशिप कर लेते, 50-50 हो जाएगा, है ना। जहाँ पे पहले अपने ऊपर 100% रिस्क आने वाला था, वही पार्टनरशिप करके तुम उसको 50% पे लेकर के आ सकते हो, है ना। 3 पार्टनर तो और भी वो नंबर कम हो जाता है ना। 4 पार्टनर तो और भी वो नंबर कम हो जाता है ना। तो आप पार्टनरशिप करो, कोलैबोरेशंस करो, जिसकी वजह से रिस्क उसका अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट वो कम हो जाएगा आपका। कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड पार्टनर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन पूल रिसोर्सेज, आपका रिसोर्स पूल बढ़ जाता है ना। उसके भी रिसोर्सेज, आपके भी रिसोर्सेज, पहले आप दोनों के रिसोर्सेज उसके पास कुछ थे, आपके पास कुछ थे, अब आपके पास आपके कंबाइंड रिसोर्सेज है, तो अमाउंट वो बढ़ गया है
रिस्क आपका शेयर हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको नई मार्केट नई टेक्नोलॉजीज पे एक्सेस मिल सकता है ना, तो काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और इसकी वजह से अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा रहेगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अनसर्टेनिटीज़ के साथ कैसे डील करेंगे, फ्लेक्सिबल रह करके, डाइवर्सिफाई करके, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग करके, रेजिलियंस बिल्ड करके, एंड कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स करके। तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट सबको क्लियर रहेगा, है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर सर हम लोग यहीं तक रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। आगे भी अपने को थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी के अंदर भी चीज़ें थोड़ी सी अपने को डिस्कस करनी है। एक छोटा सा पार्ट है मेरे ख्याल से, अगर तुम बोलते हो तो ये छोटा सा पार्ट निकाल देते हैं इसी लेक्चर के अंदर, इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी वाला पार्ट ऑल टुगेदर अपन अपना इसी लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा। देखो टेक्निकली ये हो जाना चाहिए था खत्म, अपन थोड़ा इधर उधर की बातें किए, थोड़ा आप लोग को मैंने मेरे बारे में बताया, तो उधर अपना थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। एक 5 मिनट एक्सटेंड करते, ज़्यादा कुछ बड़ा पार्ट है नहीं। इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी भी इसी इसमें खत्म कर लेते हैं अपन, है ना। Each element of strategic uncertainties involves potential trends or events that could have an impact on present, proposed and even potential business, है ना। आपका जो भी स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी है वो अफेक्ट करेगा, आपके प्रेजेंट के ऊपर में भी अफेक्ट होगा थोड़ा बहुत, जो आने वाला कल है आपका उसके ऊपर भी अफेक्ट होगा, और अगर कहीं आपका पोटेंशियल बिजनेस बन सकता है ना। आपका अभी तक कोई भी उसके अंदर जो है यहाँ पे आपने थॉट नहीं दिया है, कुछ भी आपका जो है प्लान नहीं है कि आपका कुछ ऐसे आपको फर्दर आगे जाके करना है, लेकिन वो फर्दर एक पॉसिबिलिटी थी जो कि आप कर सकते थे, है ना। उस चीज़ को भी वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ट्रेंड टुवर्ड्स नेचुरल फूड्स में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर जूसेस फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग एरिएटेड ड्रिंक्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हेल्दी प्रोडक्ट्स का, वही इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यार भाई आपकी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, कहीं ना कहीं अगर आपको स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है तो आपका जो है वहाँ पे चीज़ क्लियर रहेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है नहीं जो कि अपने को जो है समझनी है, ऑलरेडी अपन सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मल रीडिंग है, एक बार फॉर्मल मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि ये इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी वाला पार्ट है ना, इसको एक बार रीड कर लेना। कोई दिक्कत आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। खास मेरे को इसके अंदर कुछ लग रहा नहीं है, अपन ऑलरेडी सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ खास अपने पास है, तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे रोकते हैं। एक तुम्हारे मेरे साइड से एक छोटा सा होमवर्क ले लो कि ये एक पार्ट जस्ट रीड कर लेना फॉर्मली, कुछ उसके अंदर है नहीं, सारा अपन ने जो डिस्कस किया हुआ है तो तुमको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मली उसको रीड कर लेना, अगर नहीं भी करोगे तो भी कुछ उसमें दिक्कत नहीं आएगी, बट कर लेना एक सेफ साइड के लिए। कल मिलता हूँ मैं आपसे, अगर सर सेम आपका जो लेक्चर है वो आपका अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। ये सारे लेक्चर्स रहेंगे तो निश्चित एकदम टेंशन फ्री होकर देखो, लेक्चर्स कहीं नहीं जाएंगे, लेक्चर्स हमेशा यूट्यूब पे ही रहेंगे, आप कभी भी आकर के इन लेक्चर्स को देख सकते हो। और यहाँ पर जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप लेक्चर्स देखना शुरू कर रहे हो ना तो कंसिस्टेंसी दिखाओ, ऐसा नहीं कि 2 दिन लेक्चर देखे तीसरे दिन भाग गए, है ना, वो मत करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तुमको चीज़ें समझने में, है ना। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना, लेक्चर्स देख रहे हो तो उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो, कंसिस्टेंसी के साथ देखो, डेडिकेशन दिखाओ थोड़ा। अगर तुम डेडिकेशन दिखाते हो अपने पढ़ाई की तरफ तो मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ टफ है, आराम से तुमको सारी चीज़ें समझ में आएगी, आराम से तुम सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, टेक केयर, ध्यान रखो, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।